Hello class, I hope you are doing well. So from 1st July of 2024, our 3 new Criminal Laws Act has been enforced and it is a very first class of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 and it will continue furthermore. So आज हमारी पहली क्लास है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि रिपील करता है किसको, द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को। ठीक है, यानी हमारा जो पिछला इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, जो कॉलोनियल एरा का था, उससे रिपील करके हमने मतलब हमारे लेजिस्लेचर ने जो नया लॉ पारित किया है वो क्या है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अब हम इसका एक कंपैरेटिव चार्ट, क्योंकि सीधा सा मतलब एक सीधी सी बात है कि ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है। ठीक है, ये तो हमको पता ही है कि तीनों क्रिमिनल लॉज जो हैं बहुत ही बेयर मिनिमम चेंजेस हुए हैं, या तो हम कह सकते हैं कि सीआरपीसी में एक वास्ट चेंज आया है, बट हमारे आईपीसी और एविडेंस में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो कि हमको एक कंपैरेटिव पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है वो है सिर्फ सेक्शन याद करने में। तो सेक्शन हम जहाँ तक है अगर 2-4 बार पढ़ेंगे तो वो याद ही हो जाएगा। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं और जो मेन थ्योरीज हैं वो फिर से इसमें रिपीट ही हुई है। तो अब इसको हम एज अ कंपैरिजन टू इंडियन एविडेंस एक्ट फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप यू लाइक द क्लासेस। ओके, देन सबसे पहले तो हमको जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है, ये हमारा स्पिरिट ऑफ न्यू क्रिमिनल एक्ट, ये इसमें पूरा बताया गया है कि ये जो हमारा एक्ट बना है, यानी एक्ट इसको जो हमारा ये अधिनियम बना है ये कब से स्टार्टेड था, कब से बन रहा था और कब जाके लागू हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ यहाँ पे हमें नोट बताया गया है, जो पता नहीं शायद आए एग्ज़ाम में या शायद ना आए, बट हमको पता होना चाहिए। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा तो इसके जो कमिटीज़ हैं वो पूछे जा सकते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी थी कब, 2005 में। और उसके अलावा इसमें पूछा जाएगा कि लोकसभा में कब पारित किया गया, तो 11/8 यानी 11 अगस्त 2023 में ये लोकसभा में पारित किया गया था, टू रिपील एंड रिप्लेस आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो हमारे जो 3 बिल्स थे, यानी जो हमारे 3 बिल्स थे वो लोकसभा में पारित किया गया था 11 अगस्त 2023 को, इन तीनों जो हमारे पुराने लॉज हैं उनको रिपील करने के लिए। इसके अलावा और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 8/12 यानी 8 दिसंबर 2023 को अप्रूव किया गया तीनों जो हमारे नए बिल्स थे इनको। और इसके अलावा हम ये जानते हैं, और ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट डेट भी होनी चाहिए, है मतलब इम्पॉर्टेंट डेट है कि 1 जुलाई 2024 को ये तीनों जो हमारे लॉ है वो इन्फोर्स्ड हो गए हैं इन द होल ऑफ द कंट्री। मतलब पूरे भारत में एक जो जनरल कोड होता है, जनरल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ, वो ये हमारे 3 जो नए क्रिमिनल लॉज हैं ये अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे दिए हुए हैं कि मेजर चेंजेस क्या क्या हैं। तो ये एक कंपैरेटिव चार्ट है, मतलब चार्ट है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, भाई नया है तो सब ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर प्री मेंस में नहीं पूछा गया तो इंटरव्यू में उठा के पूछ लेंगे कि बताइए इसमें मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था जो हमारे भारतीय न्याय संहिता मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पहला चेंज है वो क्या है, द न्यू एक्ट ऑन लॉ ऑफ एविडेंस हैज़ बीन नेम्ड एज। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही चेंज हुआ। पहले क्या नाम था, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो अब चेंज हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑफ 2023 यानी 2023। तो सबसे पहले इसका नाम चेंज हुआ। देन सेकंड नंबर पे क्या चेंज हुआ, पार्लियामेंट, जो वर्ड लाइक पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गैजेट। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन से रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं कि 1872 एक ऐसा एरा था जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश का राज था। ठीक है, उस टाइम यहाँ पे कॉलोनियल एरा था। तो
ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया था उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस किसको मिली थी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिली थी, उसमें प्रीफर किया गया था यूनाइटेड किंगडम को, यानी जो ब्रिटिश एरा का जो गवर्नमेंट था उसको प्रेफरेंस दिया गया था हर किसी में। तो हमारा जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना तो हम जानते हैं कि आज हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब हमारे किसी भी लॉ में यूनाइटेड किंगडम या अदर किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई भी काम नहीं है, उनका कोई भी लॉ यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स थे जो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड थे, या मतलब प्रिवी काउंसिल हो गया, या लंदन गैजेट, डोमिनियन, कॉलोनियल, कॉमनवेल्थ, मतलब ऐसी चीज़ें जो अब नहीं है हमारे इंडिया में, ये चीज़ें अब खत्म हो गई हैं, तो ऐसी चीज़ों को रिपील कर दिया गया है, यानी उनको हटा दिया गया है। सेकंड चेंजेस ये है, तो ये एक ड्रास्टिक चेंज कहा जाएगा। और मेरे ख्याल से जो हमारे क्रिमिनल लॉज को चेंज करने का जो मेन पर्पस था वो यही था, क्योंकि हमारे पुराने लॉज में यूनाइटेड किंगडम जैसी चीज़ें थी जो ये दर्शाती थी कि आज भी हम उनके अंडर में हैं। बट आफ्टर न्यू क्रिमिनल लॉज अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब जो लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है और वो सिर्फ इंडिया वालों ने ही बनाया है, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा चेंजेस हो गया। अब थर्ड में क्या है कि लैंग्वेज ऑफ द BSA हैज़ बीन मॉडर्नाइज्ड, द वर्ड लाइक वकील, प्लीडर एंड बैरिस्टर हैव बीन रिप्लेस्ड विद द वर्ड ऑफ एडवोकेट। हम जानते हैं, मतलब इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस तब हम यूज़ करते थे, यानी 1800 में हम यूज़ करते थे, जो अब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइक वकील, प्लीडर, बैरिस्टर। नॉर्मल सी बात है कि वकील तो हम कभी कभी चलो यूज़ कर भी ले रहे हैं, ठीक है, वकील नॉर्मली यूज़ होता है एडवोकेट्स के लिए, लेकिन बैरिस्टर अब नहीं यूज़ होता है। बैरिस्टर मतलब होता है, इसका मतलब एडवोकेट ही है, ठीक है। बट अब हमारे यहाँ जो लॉयर्स बन रहे हैं उनको हम एज अ बैरिस्टर नहीं बुलाते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है, एडवोकेट ही बुलाया जाता है। तो हमारा जो नया लॉ बना है यानी BSA जो है, इसमें जहाँ भी आपको वकील, प्लीडर, बैरिस्टर लिखा हुआ मिल रहा था इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसको चेंज करके अब सिर्फ एक वर्ड वहाँ रख दिया गया है, वो है एडवोकेट, ठीक है, सिर्फ एडवोकेट और कुछ नहीं। तो इसके लैंग्वेज में भी चेंज हुआ है, यानी जो चीज़ें मॉडर्न में चल रही है, जो चीज़ें प्रेजेंट में चल रही हैं, सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं। अब फोर्थली यहाँ पे चेंजेस क्या है, द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सेक्शन 2 का 1D has been expanded to include an electronic and digital record on email, server logs, document on computer, laptop, smartphone, message, websites, cloud, locational evidence, and voicemail message stored on digital devices. इट मीन्स कि जो हम पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट का मतलब समझते थे, तो जाहिर सी बात है कि जब 1872 में ये चीज़ें बनाई गई थी तो उस समय डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोई चीज़ें नहीं होती थी। तो बट अब क्या है, अब हम डॉक्यूमेंट से ज़्यादा किसको प्रीफर करते हैं, जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेफ होती हैं। इसलिए आज के टाइम को देखते हुए डॉक्यूमेंट में जो ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो कमी बताई जा रही थी, ये भी डॉक्यूमेंट में ही ऐड कर दिया गया है। पहले ये नहीं था, हाँ कहीं कहीं इसको थ्रू द अमेंडमेंट इसको ऐड किया गया था IT एक्ट के द्वारा, बट अब इसमें ही मतलब ये पूरा ऐड कर दिया गया है एज अ डॉक्यूमेंट। तो मतलब जो हमारा चौथा चेंज है वो ये है। देन पांचवा चेंज क्या है, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस के उसमें मतलब हम इसमें एक जो ड्रास्टिक चेंज देखेंगे वो ये देखेंगे कि कहीं मतलब हर जगह जहां हमको इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीज़ों की कमी लग रही थी, चाहे वो एविडेंस से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे अदर थिंग्स लाइक प्रिजम्पशन हो गया या एक्सपर्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो जिन चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आज के रूप में उसको यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। लाइक एविडेंस के जो उसमें मतलब डिफिनीशन में पहले इलेक्ट्रॉनिक नहीं ऐड था, अब उसे भी ऐड कर दिया गया है। यानी इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस डिजिटल रिकॉर्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी डिजिटल रिकॉर्ड मतलब जो हमारे कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड्स होते हैं उसको एज अ डॉक्यूमेंट हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पांचवा चेंज। अब छठा चेंज क्या है, कोर्जन 22,
अब कोर्जन कहाँ पे हुआ है, हम पहले पढ़ते थे TIP मतलब कन्फेशन, ठीक है। पुलिस के द्वारा पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेशन किया जाता है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ 3 चीज़ें बताई गई थी, TIP यानी थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस। अगर इन तीनों के आधार पर कोई भी पर्सन पुलिस के सामने कन्फेशन करता है तो वो एडमिसिबल नहीं होगी, ये हमको पहले बताया गया था, ठीक है, जो कि हम सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते थे। बट अब हमारे सेम सेक्शन है वो हमको सेक्शन 22 में मिलता है, और यहाँ पे एक चीज़ें क्या जोड़ दी गई है, कोर्जन, यानी थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस तो होगा ही, उसके साथ कोर्जन जैसी भी चीज़ें अगर कुछ होती हैं तो वहाँ भी मतलब कन्फेशन इनएडमिसिबल होगा। और ये कहाँ मतलब किसके सामने किया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर के सामने। हाँ ठीक है, फिर 7वें में क्या है, An explanation has been added to section 24 that clarifies that in case of when multiple people are tried jointly, if the accused who has absconded, who है मतलब यहाँ पे भी एक छोटा सा चेंज आया है कि यहाँ पे मल्टीपल पीपल की बात की गई है। ये आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको डीपली समझने की ज़रूरत है। बाकी चेंजेस हमारे सेक्शन 24 में भी आए हैं। ये हमको पहले कहाँ पढ़ते थे, सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। अब सेक्शन 8 में 52 BSA का एनेबल करता है कोर्ट्स टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस, ये ऐड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें रिपील की गई हैं। कहाँ पे, सेक्शन 52 ऑफ द BSA, और ये पहले हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ दिया हुआ था, सेक्शन 56 में जुडिशियल नोटिस था। 57 में बताया गया था कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होगी जहाँ पर जुडिशियल नोटिस लेना इंपॉर्टेंट है, यानी मैंडेटरी हो जाता है। तो वहाँ पर भी काफ़ी जैसे वर्ड्स यूनाइटेड किंगडम का हो गया या लंदन गैजेट्स का हो गया, मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो ब्रिटिश से रिलेटेड थी, तो उन चीज़ों को अब रिपील कर दिया गया है और उसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया से रिलेटेड चीज़ है या जो इंडिया के थ्रू फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ऐड कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हमारी चेंज हुई हैं सेक्शन 52 में। 9 जो अब चेंज हुआ है 9th नंबर में क्या है, टू लेवरेज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा दिया गया है एविडेंस को कलेक्ट करने में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम में हमें डॉक्यूमेंट्स या ओरल से ज़्यादा हमको डिजिटली हमको वो प्राप्त हो सकती हैं, है ना। हम कई एविडेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या जिसको हम वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या चैटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये चीज़ें पहले एडमिसिबल नहीं थी या इनको एडमिसिबल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। बट अब हमारा न्यू क्रिमिनल लॉज आया है, इसमें इन सभी चीज़ों को उठा के एक डिजिटल एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा 9वां। उसके अलावा ये आगे ही पढ़ लेंगे, छोटी छोटी चेंजेस हैं। यही चेंज किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड जोड़ दिया गया है। अब 10वां चेंज क्या है, स्कोप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस हैज़ बीन एक्सपेंडेड। सेकेंडरी एविडेंस हम जानते ही है सर्टिफाइड जो कॉपीज़ होती हैं या जो फोटो कॉपी होती है, मतलब ऐसी चीज़ें जो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ली गई हों, उनका छाप, ऐसी चीज़ों को हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पढ़ते थे, 62 में, मतलब 62, 63, 65 इन सब सेक्शंस में पढ़ते थे। लेकिन हमारे BSA में उन्हीं को उठा के सेक्शन 58 में रख दिया गया है और इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया है। तो सेकेंडरी एविडेंस में अब इंक्लूड कर दिया गया है ओरल एडमिशन, रिटन एडमिशन एंड एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द पर्सन हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन सर्टेन डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात कि ओरल एडमिशन जो और रिटन एडमिशन पहले सेकेंडरी एविडेंस में नहीं जोड़ा जाता था, बट अब इन्हें भी सेकेंडरी एविडेंस एज अ सेकेंडरी एविडेंस इसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। 11 में क्या है, सेक्शन 61 ब्रिंग्स पैरिटी इन एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। ये तो हम जानते ही थे, पहला ये क्या था हमारा 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का था।
जिसको उठा के हम 61 में पढ़ते हैं। और यहाँ पे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को का एक वास्ट रूप दिखाया गया है। काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज भी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें रिप्लेस भी की गई हैं। ठीक है, तो ये जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम जान लेंगे। सेक्शन 62 एंड 63 ऑफ BSA अ कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एडमिसिबिलिटी, सेम वही 61, 62, 63 ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल से रिकॉर्डेड हैं। मतलब यहाँ पे एक जो हमारा सेक्शन 61 ऑफ द BSA है, ये एक नया ऐड किया गया है जो बात करता है डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में एज अ एविडेंस। ठीक है, लुक मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ, ये ठीक इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, तो ये हमारा जो है न्यू ऐड किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। उसके बाद फिर ये हो गया। अब चेंज आता है 13 क्या है, चेंजेस इन सेक्शन 138 हैव बीन मेड टू एनेबल एन एक्म्प्लिस मतलब एक क्रिमिनल पार्टनर। तो उससे भी रिगार्डिंग कई चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज की गई हैं। सेम वही चीज़ चेंज की गई है, रिप्लेस की गई हैं और कई चीज़ें ऐड भी की गई हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसको देख लेंगे। तो बस इतनी सी चीज़ें थी। तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें ऐड की गई हैं वो हैं डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बेसिस पे, और जो चीज़ें ओमिट की गई हैं वो चीज़ें हैं यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से रिलेटेड जो वर्ड्स थे उनको, मतलब उनको पूरी तरह से रिपील कर दिया गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम इसमें आपको मिलेगा और कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा मॉडर्नाइज तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है, जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, हमको पता है कि ये एक लेक्स फॉरी लॉ है। इनैक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023, इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। इसमें पार्ट 4 है जो कि हम पहले 3 पढ़ते थे। चैप्टर इसमें 12 है, जो कि हम पहले चैप्टर कितने होते थे 11 चैप्टर। और सेक्शन 170 जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में 169 सेक्शंस दिए हुए थे। शेड्यूल हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन जो हमको याद करना ही पड़ेगा। ओके, देन कंपैरेटिव चार्ज ये हम आगे देखेंगे। फिर ये जैसे यूनिवर्सल्स जो बेयर एक्ट है उसमें हमको कंपैरेटिव चार्ट भी प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या प्योरली इंग्लिश प्रीफर करते हैं तो आई थिंक यूनिवर्सल सबसे सेफेस्ट बेयर एक्ट है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा डिग्लॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें हमको एक कंपैरेटिव चार्ट मिल जाएगा कि मतलब पहले कौन सा सेक्शन था, अब कौन सा सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको आसानी से याद हो सकता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं हमारे, तो टाइम हो गया है काफ़ी, थोड़ा बहुत आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे चेंजेस क्या क्या आए हैं इसके बारे में। तो ये हमारा एक्ट नंबर 47 है, 47 ऑफ द 2023। ये हमको याद करना पड़ेगा, सेम चीज़। अब चेंज हमारा प्रीम्बल में आया है, यानी जो हमारा लॉन्ग टाइटल होता है, ये जो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंसेस फॉर फेयर ट्रायल, इसे हम लॉन्ग टाइटल भी कहते हैं। और इसी को हम किसी भी एक्ट का प्रीम्बल भी कहते हैं, जो हमको हर एक्ट के ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलता है। मतलब पूरे एक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी पर्पस है कि ये एक्ट या ये अधिनियम किस लिए बनाया गया है, वो चीज़ें हमको एक छोटी स्लाइड में मिल जाती है। तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ था टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड अ जनरल रूल्स, मतलब वहाँ पे छोटा सा दिया हुआ था उसका जो प्रीम्बल था। यहाँ पे जोड़ दिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट यहाँ पे जोड़ दिया गया है। देन 74th ईयर, ये तो नॉर्मल है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 1 का चैप्टर 1, और इसका जो सेक्शन चैप्टर 1 में है 1 and 2 दो ही सेक्शन है। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। अप्लाइज टू होल ऑफ द भारत।
ये चीज़ें यहाँ से रिपील की गई हैं। मतलब पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में हमको ये चीज़ें अलग से दी हुई थी कि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये हमारे पूरे भारत में एप्लीकेबल है, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं अप्लाई होता था क्रिमिनल लॉज। वो तो हमारा कब अप्लाई होना शुरू हुआ, जब हमारा 370 को डिमोलिश किया गया उसके बाद से, ठीक है। तो अब हमारा जो नया क्रिमिनल लॉज है इसमें से ये वर्ड ही उड़ा दिए हैं कि जम्मू कश्मीर जैसी कोई चीज़ भी है। मतलब कोई चीज़ भी थी कभी कि जम्मू कश्मीर में हमारे लॉज अप्लाई नहीं होते थे। तो अब इसमें क्या चेंज किया गया है कि जो पहले वर्ड लिखा रहता था कि अप्लाइज टू होल ऑफ द भारत एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो लाइन ही पूरा रिपील कर दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो होल ऑफ द इंडिया यानी जम्मू एंड कश्मीर, उसके ऊपर लद्दाख से लेके पूरा हमारा कन्याकुमारी तक हर जगह अप्लाई होता है। सेकंड में क्या है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेट। तो इसको हम जानते हैं कि जो हमारा BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये हमारे जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं एक कोर्ट के मतलब कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होगा और इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स में भी अप्लाई होगा, ठीक है। कोर्ट मार्शल्स मतलब जो आर्मी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे रिपील क्या किया गया है, यहाँ पे रिपील हुआ है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में वर्ड लिखा था आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयर एक्ट, वो चीज़ें यहाँ पे मतलब रिपील की गई हैं। कहने का मतलब है कि तो जो हमारा BSA है वो हमारे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयर एक्ट में भी अप्लाई किया जाएगा, यानी कोर्ट मार्शल में भी अप्लाई होगा। बट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, एफिडेविट में, क्योंकि एफिडेविट में अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो एक शपथ पत्र होता है और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा एफिडेविट होता है उसको एज एन एविडेंस हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ जस्ट एन ओथ टू टेक समवन, ठीक है, सम पर्सन। एंड आर्बिट्रेटर पे भी हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उन पे भी ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आर्बिट्रेशन का पूरी प्रोसीडिंग्स ही अलग चलती हैं। और अगर हम ये जो हमारा जनरल लॉ है अगर हम इसको ही उसमें मतलब प्रस्तुत कर दिए या अप्लाई कर दिए तो उसकी जो जल्दी प्रोसीडिंग्स ख़त्म होनी चाहिए वो खिंच जाएंगी। कहने का मतलब है कि आर्बिट्रेशन में हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो एफिडेविट, आर्बिट्रेटर, इन दो चीज़ों में अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होगा इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सेक्शन 3 में क्या है, इसका इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 जो बात करता है डेफिनेशन से। इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। तो इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में हम सेक्शन 3 में पढ़ते थे डेफिनेशन क्लॉज, यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो था वो सेक्शन 3 में पढ़ते थे। तो सेक्शन 2 हटा दिया गया, यानी उसको रिपील कर दिया गया और अब सेक्शन 2 की जगह डायरेक्ट डेफिनेशन यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज ला दिया गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बहुत ज़्यादा चेंज है तो वही चीज़ें कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इसमें भी ऐड कर दिया गया है और एविडेंस और डॉक्यूमेंट में भी डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐड कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा था सेम टू सेम यही है, कुछ चेंजेस है जिसको हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। जैसे 2A हमारा कोर्ट से डिनोटेड है। और हाँ, एक चीज़ और चेंज हुई है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ABCD है ना, ये चीज़ें हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी। वहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ था, यानी कोर्ट एक पैराग्राफ में, फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ था, पूरा डॉक्यूमेंट, थर्ड में एविडेंस, ऐसे करके दिए हुए थे। जो यहाँ पे चेंज किया गया है अल्फ़ाबेटिक हिसाब से, यानी C फिर D फिर E F यानी ABCD के हिसाब से यहाँ पे उसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से रख दिया गया है। सीधी सी बात है। तो सेक्शन 2A में हमारा कोर्ट से रिलेटेड बात करता है जो इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस। मतलब कोर्ट किसको कहा जाएगा, सभी जजेस को, सभी मजिस्ट्रेट को
और या उन सभी पर्सन्स को जो कि किसी भी एविडेंस को लेने के लिए ऑथराइज हैं लीगली, यानी उनको ये पावर है कि आप एविडेंस लीजिए, केस चलाइए और ट्रायल कीजिए और जस्टिस कीजिए। तो ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे पर्सनालिटीज़ को कोर्ट कहा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर कहा गया है, यानी हमने अभी पढ़ा था कि जो आर्बिट्रेटर होते हैं उन पे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं अप्लाई होता है, तो वो किसी भी तरह से अप्लाई नहीं होगा, यानी आर्बिट्रेटर को कोर्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं उनका पूरा प्रोसीडिंग्स ही अलग चलता है, वो जज नहीं होते हैं, वो आर्बिट्रेटर ही होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो उनको कोर्ट नहीं कहा जाएगा। अब ये हो गया सेक्शन 2। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेक्शन 2 के 2B में, यानी 2 के सबसेक्शन B में, जो बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ। मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एडिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन, ये सब छोड़िए, शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट। मतलब कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि जो है वो है, आप उसको कोई भी एविडेंस ऐरा गैरा ला के उसको डिसप्रूव नहीं कर सकते हैं, और ना तो कोर्ट ये अलाउ करेगी कि आप ऐसा एविडेंस लाइए जो इस कंक्लूसिव प्रूफ को क्या करे, डिसप्रूव करे। ठीक है, कुल मिला के ये एक इररेबुटेबल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। तो हमारा सेक्शन भी किससे बात करता है, कंक्लूसिव प्रूफ, और इसको देखना है तो हमको सेक्शन 35 एंड सेक्शन 116 ऑफ BSA पढ़ना पड़ेगा, जो कि शायद वही पैटर्निटी से रिलेटेड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो सेक्शन B हमारा A हो गया कोर्ट, B हो गया कंक्लूसिव प्रूफ, C है हमारा डिसप्रूफ। सो आज यहीं तक, उसके बाद काफ़ी पढ़ना है हमको, जल्दी जल्दी इसको भी हम ख़त्म करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो चेंजेस हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं चेंज नहीं हुई हैं। बस एक चीज़ हमको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है इसके सेक्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट और BSA सेम मतलब एक दो नंबर आगे पीछे से हुए हैं। तो कोशिश करिएगा कि 3-4 बार इसको रिपीट पे, मतलब रिपीटेबल पे पढ़ना है, जिससे ये याद हो जाए। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियोस। एंड अगर कुछ कमेंट, मतलब कुछ आपको लगता है कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप उसको कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अदरवाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।